हिंदी शिक्षण मिल जाएगा, मैटर तो मिल जाएगा, जो भी होगा इसको अवेलेबल होगा। देखिए अगला पढ़ा रहे थे हम शिक्षण का सिद्धांत, कहिए। ठीक, शांत रहिए। शिक्षण का सिद्धांत आपको कल पढ़ा रहे थे, कोई समस्या उसमें? आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांत की परिभाषाएं या क्या अवधारणाएं। पहला लिखिएगा पिंसेट के अनुसार। पिंसेट के अनुसार लिखिए सब लोग, पिंसेट के अनुसार। पिंसेट के अनुसार बोले, जब तक छात्र की सक्रिय रुचि नहीं होगी, जब तक छात्र की सक्रिय रुचि नहीं होगी, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। जब तक छात्र की सक्रिय रुचि नहीं होगी, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। जब तक छात्र की सक्रिय रुचि नहीं होगी, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। अर्थात यह परिभाषा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होगी? क्रियाशीलता के सिद्धांत पर। क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है? एक्टिव। अगर शिक्षक शिक्षार्थी दोनों एक्टिव ना रहें, तब तक शिक्षक और छात्र का कोई सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। अगला लिखिएगा परिभाषा फ्राबेल के अनुसार। अगली परिभाषा लिखिए, फ्राबेल के अनुसार। लिखिए फ्राबेल के अनुसार। फ्राबेल किस विधि के प्रतिपादक हैं? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है, एलकेजी यूकेजी का प्रत्यय किस विधि से आया था? किंडरगार्टन विधि से आया था। उसी को हम एलकेजी मतलब लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी माने अपर किंडरगार्टन कहते हैं। किंडरगार्टन विधि में बच्चों को क्या कहा गया है? बच्चों को बगीचा और शिक्षक को माली कहा गया है। बात समझिए ना। खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाता है और उसमें जो बच्चों को उपहार दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फ्राबेल उपहार कहा जाता है। कौन सा उपहार बोलते हैं? फ्राबेल उपहार कहते हैं। बात समझ रही है ना? हाँ नहीं समझ में आया? अरे जैसे बच्चे को कॉन्वेंट में जाते हैं पढ़ने, तो कॉन्वेंट में वो बच्चा एक से पहले एलकेजी और यूकेजी में पढ़ता है, तो एलकेजी यूकेजी का प्रत्यय आया कहाँ से? किस विधि का? फ्राबेल विधि क्या आया था? किंडरगार्टन विधि से। तो एलकेजी का हो गया लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी का मतलब क्या हो गया? अपर किंडरगार्टन। किंडर का मतलब किड्स से लिया गया। किड्स माने क्या होते हैं? बच्चे। बच्चों को अधिक से अधिक खेल खेल में क्या करेंगे? हम सिखाएंगे। बात समझिए ना। उस कंडीशन में बच्चे जो होते हैं एक तरीके से फूल या पौधे के समान होते हैं और शिक्षक माली के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरीके से माली जो होता है पौधों को सींचता है कि पौधे क्या रहें? हरे भरे रहें, वैसे शिक्षक ये लोअर और अपर वाले बच्चों को सींचने का कार्य करता है कि बच्चे क्या रहें? हरे भरे, मतलब सीखते रहें। तो अगर यहाँ पे सीखना अच्छा होगा तब बच्चा कहाँ जाएगा? एक में जाएगा ना, और एक में जाएगा तो उसका सर्वोत्तम कार्य होगा, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया बेहतर होगी। ठीक, लिखिए फ्राबेल के अनुसार। बोले, लिखिएगा बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य सीखता है। बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य सीखता है। अतः जहां तक संभव हो उसे
कर के सीखने का अवसर दिया जाए, जहां तक संभव हो उसे कर के सीखने का अवसर दिया जाए। जी, जहां तक संभव हो उसे कर के सीखने का अवसर दिया जाए। इसके अंतर्गत में एक तो विधि बताए थे आप लोगों को, कर के सीखना बताए थे। बच्चे को अगर आप स्वयं न करके बच्चों से ही वो कार्य करवाइए। अब बच्चों से जब कार्य करवा देंगे तो फिर दोबारा तिबारा जितनी बार परिस्थितियां आएंगी उतनी परिस्थिति में अगर वो कार्य होगा तो बच्चा भूलेगा, वो प्रतिक्रिया क्या करेगा, बच्चा सीख लेगा, कार्य कर लेगा। वही बात कहा गया है। फ्राबेल कहते हैं कि बालक क्रिया के द्वारा क्या करता है, कार्य करना सीखता है। अतः जहां तक संभव हो, मतलब जहां तक पॉसिबल हो, वहां तक बच्चों से खुद आप क्या करिए, हो कार्य करवाइए। आज जब बच्चों से करवाएंगे तो बच्चा आसानी से क्या करेगा, सीख जाएगा। यह बात किसने कहा हुआ है, फ्राबेल ने कहा हुआ है। ठीक, अगला लिखिएगा परिभाषा एक लिखिए। महात्मा गांधी के अनुसार कौन, अच्छा ये में कंफ्यूजन है का। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार इधर से बता दीजिए सर जी, आप ही बताइए। हाँ, महात्मा गांधी किस विधि के प्रति जन्मदाता हैं। नहीं पता, बगल में दिग्विजय जी बताइए। महात्मा गांधी किस विधि के प्रतिपादक हैं जी, कौन सी मेंसुरेशन, तो तेज बोलिए कान तक सुनाई दे। बेसिक शिक्षा, आप बताइए जितेंद्र जी। बेसिक शिक्षा, उसका दूसरा नाम कोई, बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम बता सकते हैं कोई, है एजुकेशन, ये बताइए। रोशन जी पढ़े ही नहीं है, आप बताएंगे सर। तो अमित जी, उसके बाद इसको किस योजना से जानते हैं नाम से, नोट्स पढ़े घर पे कबूल अट के उनके पीछे। हाँ, आप बताइए सर, उनके बगल में सर जी। बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा प्रणाली को किस योजना के नाम से जानते हैं, वेरी गुड। कौन सी योजना, वर्धा योजना, पढ़ाए हैं बताए भी हैं। वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा प्रणाली या पद्धति किससे ली गई है, महात्मा गांधी के अनुसार ली गई है। लिखेंगे महात्मा गांधी, लिखिएगा, देखिए महात्मा गांधी की परिभाषा। मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों, मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है, प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप हस्त पर शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, अगर आप उसे चाहते हैं कि सिर्फ मस्तिष्क ज्ञान देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, शिक्षण सिद्धांत का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क की शिक्षा होती है। बात समझिए ना। अभी आपको बताएंगे शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि किसका होगा, अंगों का होगा, लेकिन सिद्धांत किसका होता है, मस्तिष्क की। तो यही कहते हैं कि मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए क्या की जा सकती है, इसे प्राप्त किया। अगर आप मस्तिष्क का आप देखते होंगे कि अगर आपको क ऐसे लिखना है, बात समझिए ना, क ऐसे लिखना है, इसके पहले वाले में आप देखे होंगे झ ऐसे लिखते हैं हम लोग वर्तमान में, लेकिन इसके पहले वाले में झ जो होता है वह ऐसे लिखा जाता था।
इसके पहले वाले में जो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, लिपि सबसे पुरानी खरोष्टी है। खरोष्टी बात क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी की बात क्या? देवनागरी। देवनागरी में ऐसे झ लिखते हैं, लेकिन ब्राह्मी में ऐसे लिखते होंगे। इसको नहीं पता होगा। डालडा वाला पैकेट कभी देखे हैं? झूला छाप डालडा, वो में झ ऐसे लिखा जाता था, देखें कभी? ये तो दिमाग में भाई किया होगा। अरे होली होली पे आप लोग गुजिया जो बनाते कि नहीं? हाँ सही बात है, दूसरा ही के पास खैली चक्कर में रहेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में झ ऐसे बनाया गया होगा। यह बात आपसे क्या है? अपरिचित है। अगर ये अंगों पे हमने दिमाग में बैठा लिया है तो जब चाहे वो हम क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे ही मैं बता रहा था, अगर आपने कभी ऐसा बनाया ही नहीं है, अभी कहेंगे फिर से बनाइए अपने कॉपी पे, तो आपको नकल करना पड़ेगा इसका बखूबी। देखें कैसे बन रहा है वो, तो आप कहेंगे भ लिख के को सोसा लटकावे के, ये नहीं बोलेंगे नॉर्मली में। लेकिन भ में आपको यह मुड़ा हुआ ऐसा रहेगा, मोड़ेंगे नहीं, इसको सिर्फ इतना ही पे करेंगे। बात समझिए ना। यह बात जो दर्शाया गया है, यह बात मस्तिष्क के साथ साथ किससे है? वो अंगों पर भी डिपेंड करता है। यही बात किसने कहा हुआ है? महात्मा गांधी ने कहा हुआ है। अगली परिभाषा लिखिएगा, रायबर्न एवं फोर्ज के अनुसार। रायबर्न एवं फोर्ज के अनुसार, रायबर्न एवं फोर्ज के अनुसार बोले, लिखिए, हर पाठ की शुरुआत उस बात से होनी चाहिए, हर पाठ की शुरुआत उस बात से होनी चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। हर पाठ की शुरुआत उस बात से होनी चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं, जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। हो गया? सोचिए, जिसका अनुभव बालक कर लेगा वही क्या कहलाएगा? बताइए, पूर्व ज्ञान कहलाता है। ठीक, उसी को हम पुरानी जानकारी कहते हैं। यही बात उन्होंने बताया हुआ है कि अगर शिक्षण कराने जा रहे हैं तो शिक्षण कराने नई जानकारी बताने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में क्या करिए, पहले पूछ लीजिए, जान लीजिए कि बच्चा कितना जानता है। और उसके बाद जब शिक्षण कराएंगे तो आपका कार्य क्या रहेगा? सर्वोत्तम रहेगा, बेहतर रहेगा। और शिक्षण प्रक्रिया भी आपकी क्या रहेगी? संतोषजनक रहेगी। और जब संतोषजनक रहेगी तो आपका पठन पाठन कार्य क्या रहेगा? प्रभावी माना जाएगा। यही बात किसने बताई है? रायबर्न ने बताई है कि हर पाठ की शुरुआत, इसीलिए जो लेसन बनाए जाते हैं अक्सर सरल से किधर बनाए जाते हैं? पहला लेसन, हिंदी में देखिएगा, पहला लेसन हमेशा प्रार्थना रहती है ना, प्रार्थना रहती है। दूसरा लेसन तुरंत क्या रहता है? कोई ना कोई कहानी रहती है, छोटी कहानी रहेगी। बच्चे देख कर पढ़ने में क्या रहे? उत्सुकता कि हम लोग प्रार्थना किए हैं, अब कहानी पढ़े हैं, अगली ऐसे ही बात जुड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे शब्दार्थ भी क्या होते जाते हैं? कठिन होने जाते हैं। और देखते हैं बच्चों को, जैसे आप हिंदी का टीचर हैं, पढ़ाने गए तो आप अपनी बात को, हाँ, पहले उस पैराग्राफ के कठिन शब्दों को यहाँ पर लिखिए और उसका क्या लिख दीजिए, वहाँ पर अर्थ लिखिए। अब बच्चा शब्दार्थ जब नोट, यही शब्दार्थ जो लोग नहीं याद किए उनके लिए आज वर्तमान में क्या बन रही है? समस्या। कठिन शब्द हम जान ही नहीं पाए, अंग्रेजी में भी होता है, कठिन शब्द में आप गुजार ही नहीं पाए तो आप कहाँ से उसका ट्रांसलेट कर पाएंगे, अनुवाद कहाँ से कर पाएंगे? यही समस्या होती है। रायबर्न फोर्ज यही कहते हैं कि हर पाठ की शुरुआत ऑलरेडी उसी से होनी चाहिए जिसका बच्चा पहले से अनुभव क्या कर चुका है। यही बात किसने बताया हुआ है? रायबर्न और फोर्ज ने। और अंतिम परिभाषा लिख लीजिएगा एगो, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार बोले, नियोजन अपव्यय को रोकता है, नियोजन अपव्यय को रोकता है और शिक्षण को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करता है। नियोजन
अपव्यय को रोकता है और शिक्षण को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करता है। जब शिक्षण का सिद्धांत लिखवा रहे उसमें को नियोजन सिद्धांत लिखवाए थे, जैसे बताया थे कि नहीं? बताइए इधर मैम, नियोजन सिद्धांत क्या होता है? कल आए थे यहाँ आप, बताइए नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? शोर नहीं करेंगे, बताएंगे कुछ। कल समझ में आया था तो बताइए, हमारी बात मत बताइए, अपनी ही बात बताइए कि आप किस वे में समझे हैं, वही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके बगल में बताइए मैम, नियोजन सिद्धांत क्या कहता है? योजना बनाना। आप बताइए, सही बताइए, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके बताना, बताइए। नहीं तो आप बता दीजिए अपव्यय माने होता क्या है, बस आप इतना बता दीजिए अपव्यय माने क्या होता है। पीछे अपव्यय माने, हाँ नियोजन माने, अपव्यय माने क्या होगा? क्या? हाँ खर्च करना होगा। मैंने कल बताया था नियोजन माने क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका बताया था। नि मन होता है नियम, योजन मन होता है योजना। नियम के आधार पर योजना तैयार करके किसी कार्य को संपादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर बिना योजना के जब जाएंगे पढ़ाने ना तो आपका समय बहुत अधिक लगेगा और टॉपिक समझा भी नहीं पाएंगे। योजना बना के जब जाएंगे तो आप समय का क्या करेंगे, जो अपव्यय खर्च अधिक होगा वो क्या करेंगे, आप रोक लेंगे। बात समझिए ना, मतलब कम समय में ही 35 से 40 मिनट की घंटी में ही आप अधिक से अधिक टॉपिक क्या करेंगे, समझा देंगे। यही कहता है कि नियोजन अपव्यय क्या करता है, जब योजना बना के लेके जाएंगे तो आपका खर्च क्या हो जाएगा, रुक कम हो जाएगा। शिक्षण को क्या बना देगा, सिंपल। जब योजना तैयार करके ले जाएंगे तो किस रूप से पढ़ाएंगे आप, क्रम से पढ़ाएंगे। बात समझिए ना, और कैसा पढ़ाएंगे, व्यवस्थित। बस समझिए ना, अगर मैं किसी बात को कहीं से नकल करता हूँ, कॉपी में देखता हूँ, तो इसका मकसद क्या होता है, बस क्रमबद्धता लाने के लिए। टॉपिक दिमाग में है क्या क्या पढ़ाना है, अल्टरनेट हो सकता है लेकिन चीज़ें वही बताई जाएंगी। तो इसको व्यवस्थित तरीके से बताने के लिए हम क्या करते हैं, योजना का, कार्य का, योजना का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसीलिए आपको जब शिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है बीटीसी या बीएड में, उस दौरान आपको पाठ योजना इसीलिए बनवाया जाता है कि आप कम समय में अधिक से अधिक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, पढ़ा सकेंगे। यही बात किसने बताई है, योकम एवं सिम्पसन ने बताई है। ठीक है ना, परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आती है। सिम्पसन की यह परिभाषा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट कर लीजिएगा, योकम सिम्पसन की परिभाषा को। ठीक, अब इसमें से कोई समस्या, अभी भी वक्त है कि कोई शिक्षण सिद्धांत जो इतना पढ़ाए हैं जिसको समझ में न आया कोई भी पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल एग्जाम में सवाल क्या आएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, यही एक सवाल आएगा। 3 ठो दिया रहेगा, 1 ठो उससे हट के दे देगा, यही आपका एग्जाम में बनता है। मिटा दूं। अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा, हाँ जो एग्जाम में यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल फिक्स है, समझिए। एक शिक्षण सिद्धांत से तो एक किससे, शिक्षण सूत्र से। और टेट वालों के लिए तो विशेषकर एकदम श्योर है कि 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, लिखिएगा, बताएं। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब, क्रियाशील का मतलब अंग्रेजी में होता है क्या, एक्टिव। शिक्षक के साथ साथ छात्रों का भी क्या होना जरूरी है, एक्टिव। अगर दोनों पर सक्रिय रहेगा, क्रियाशील रहेगा, तभी उस टॉपिक में, उस विषय में बच्चों की क्या बढ़ेगी, रुचि। और जब रुचि बढ़ेगी तभी शिक्षक अपना सर्वोत्तम कार्य कर पाएगा। सर्वोत्तम कार्य क्या होता है, शिक्षण को बेहतर तरीके से क्या करना, करा देना, यही होता है। ठीक, देख लिया ना।
यदि रुमाल छूट गल तो केहू ई ना कहल कि सर जी को रुमाल दे दें, पोछना बना दिए सर। ठीक, करेजा पाथर रख के क्या करेंगे, मिटा रहे हैं। ठीक, हम घर खोज रहे हैं, मम्मी पे गुस्सा रहे हैं कि रुमाल हमारा कहाँ है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है। अब ऐसे थोड़े के ले जाके धोगे, नया नहीं कर लेंगे कहाँ। चलिए आगे देखिए, लिखिए शिक्षण सूत्र, लिखिए फटाफट लिखिए। तो जो लोग नहीं लिखे लिखिए, बोले लिखिएगा। प्रतिपादक, पहला लिखिएगा प्रतिपादक। क्या नाम है प्रतिपादक का? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, लिखिए सरल से कठिन की ओर। पहला पॉइंट लिखिएगा, सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। अगला, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसी को 2018 में सवाल दे दिया था, दृश्य से अदृश्य की ओर। सब लोग कंफ्यूज। ठीक, तो कोष्टक में लिख लीजिएगा समझने के लिए, दृश्य से अदृश्य की ओर। दृश्य से अदृश्य की ओर। अगला लिखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। अगला, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। लिखिए अगला, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला लिखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। अगला, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कात्मक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कात्मक क्रम की ओर। – 2018 यूपी टेट में सवाल आया था, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अभी लिखवाए हैं, सब लोगों को पता ही होगा। ठीक, कुछ लोग चौथा बता रहे हैं, और कोई बताएगा? पहला, और कोई? सवाल यह बताना में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ये समय पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं। वो समय मैक्सिमम लिखो क्या मार के आए थे कि सर जी लिखो ही ना।
भैया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही लिखवाया जाता, वही एग्जाम में अरे कॉपी बुक में है। यह आपको समझने के ऊपर है। बताया ना, मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। व्यवहार पढ़िए। प्रत्यक्ष माने क्या होता है, अप्रत्यक्ष माने क्या होता है, यह तो यही है। देखिए हम लिखवाए क्या है, आगमन से, और लिखे क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। बात समझी ना है? तो उसके लिए बस सूत्र नहीं, विधि होगा अलग से। उच्च प्राथमिक में आगमन विधि होगा और उच्च में निगमन विधि होगा। सूत्र की बात करेंगी तो हमेशा होगा आगमन से निगमन की ओर। ठीक है ना, सब समझेंगे, बहुत आसान है। सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? कोई भी? शिक्षण सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाँ, शिक्षण कराते समय शिक्षण की में सरलता, जटिलता को क्या कर देना, सरल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं है, सिंपल है, सूत्र का प्रयोग ही क्यों किया जाता है, पहले समझिएगा। मैथ में सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि कठिन से कठिन प्रश्नों को, कैलकुलेशन को आसानी से क्या करें, हम हल कर जाएं। इसीलिए ना, सेम वही काम है कि शिक्षण कराते समय जटिल प्रक्रियाओं या जटिल कार्यों को आसानी से समझा ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, शिक्षण सूत्र पड़ा। पहला क्या लिखे हैं आप लोग? सरल से सरल बने, बस आए वाला। लोग कहते हैं एकदम सर गया है, तो सरल का मतलब क्या होगा, आसान। और कठिन बने, कठिन, वाह। जटिल, यही सवाल आया था एग्जाम में, सरल से जटिल की ओर 2014 में। जटिल दे चाहे कठिन दे, एक ही बात है। बात समझी ना? तो यह हो जाएगा आपका क्या, सरल से कठिन की ओर। यह हो जाएगा आपका कि अगर कोई बात किसी बच्चे को बतानी या समझानी है तो सबसे पहले सरल बात बताइए। सरल कौन सी बात होगी? जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होगी। पूर्व ज्ञान की बात बच्चे के लिए क्या हो जाती है, आसान। अब आसान से किधर की तरफ लेके जाएंगे, कठिन की तरफ। बात समझी ना? कठिन क्या होगा, जो बच्चे के लिए कौन सा ज्ञान होगा, नया। अगर इन केस में अभी आपको कहूँ कि खरीफ फसल के बारे में बताइए, और खरीफ फसल आप जानते ही नहीं, तो वह टॉपिक क्या रहेगा आपके लिए? अब मैं शुरू से लेके चलूँ आपको कि आप बताइए कि भारत में कितनी जलवायु पाई जाती है, तो आप बता देंगे भारत में जलवायु कितनी होती है, बताइए। मुख्य रूप से कहेंगे तो 2 ही होती है। 2 ही ना होगा भाई, अरे एगो धान बोया जाता है, गेहूँ बोया जाता है, ये जलवायु यही होती है। वो तो अलग है कि हम जलवायु का अलग अलग परिवर्तन के आधार पर मक्का भी बोले रहे हैं, उड़द भी बोले रहे हैं, सामा, कोदो, टांगुन भी बोले रहे हैं, लेकिन यह बहुत रेयर केस में है, हर जगह नहीं होगा। मूंगफली हर जगह नहीं होता है, जो वो हाँ बालुई क्षेत्र में होगा। इधर भी अगर कहीं बोया जाता होगा तो बालू क्षेत्र में ही होगा, जहाँ पर पानी अगर बारिश हो तो तुरंत क्या हो जाए, वो सोख लिया तो नीचे तरफ पानी लग जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगी, जड़ सड़ जाएगी तुरंत। हाँ, बस उखाड़ के भैंसी खियाएंगे। ये होता है सरल से कठिन की ओर, पूर्व ज्ञान से अज्ञात की तरफ लेके जाना ही क्या कहलाता है, सरल से कठिन। जो बच्चे के लिए पूर्व ज्ञान होगा वही होगा ज्ञात, और जो बच्चे के लिए नहीं जानता उसी के लिए क्या हो जाएगा, अज्ञात। इसीलिए उसे हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ भी कहा जाता है। अगला क्या लिखे हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के लिए। अगर किसी बच्चे को अगर किसी दृश्य के बारे में, किसी पौधे के, जलवायु के, जानवर के बारे में बताना चाहते हैं तो उस जानवर को, जैसे गाय, देखो निबंध आता था लिखने के लिए हाई स्कूल में, गाय पर निबंध लिखिए, आता था, बहुत लोग याद भी किए थे। 2-3 ठो याद कर ले जाए एकदम पक्का। पहला गाय, दूसरा विज्ञान के चमत्कार, हाँ, और तीसरा मेरा विद्या का मेला पर, या तो मेरा परिवार और यार पैसे याद हो जाता था, होता था नहीं पे। गाय पर लिखते समय, गाय हमारी माता है, गाय के 4 सिंग होता है, अरे गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होता है, 2 टो कान होता है, 2 को नाक होता है, ठीक है, 1 मुंह होता है। ये सब याद करना होता था, ठीक है ना। हाँ, कलर भी लिखते थे कि गाय सफेद होती है, ठीक, भूरी भी होती है, करिया भी होती है। मैंने इस तरीके से बच्चे बखूबी करते थे, याद करते थे। आज का लड़का कौन गाय पर याद कर रहा है, भैंस पर याद नहीं करते, गाय के
ठीक है ना। अब मुझे वही ना बता रहा, आ भी रहा, लेकिन फिर भी बच्चे क्या हो गए टोटली डिपेंड, नकलिए तो हो भी करी, नहीं याद कर रहे हैं, सिंपल है। उस समय हम लोग तो कभी परिचय भी खूब याद कर जाते थे, ठीक, अंग्रेजी में सेंट्रल आइडिया याद हो जाती थी, लेकिन बस वही बातें हैं। तो जो प्रत्यक्ष से किधर की तरफ जा रहे हैं हम, अप्रत्यक्ष की तरफ, कि जो चीज़ हम दिख रही है उसके बारे में अच्छा से लिख पाएंगे, और जो नहीं देख पाए उसके बारे में लिख पाएंगे, अर्थात प्रत्यक्ष किधर की तरफ लेके जाएंगे, अप्रत्यक्ष की तरफ। अगला क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह सवाल आएगा एग्जाम में, ऑप्शन उल्टा करके दे देगा, और जो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया सामान्य से विशिष्ट वाला सही मान लेगा, जबकि होता क्या विशिष्ट से, समझिएगा विशिष्ट क्या होता है। एक शब्द हमने लिखे यहाँ पर उदाहरण, और एगो लिखे हैं सामान्य। मतलब कभी कभी आप देखेंगे आपको लगता है कि उदाहरण आसान होता है, जबकि मैथ में पहले कहा जाता है पहले उदाहरण लगा दीजिए, अगर उदाहरण समझ में आ गया तो आपको जो आगे सवाल है वो सब किस पे हैं, तो लगा ही लेंगे आसानी से। तो उदाहरण प्रत्येक दशा में जानते हैं क्या होता है, और नियम क्या होता है, इसलिए कि नियम, जैसे आपको मैं बता दूं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a, यही ना होता है फार्मूला, सही तो है जी। यह श्रीधराचार्य का फार्मूला है, और इसको कहा द्विघात समीकरण, कैसा भी ले लीजिए, इस पे रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यह जानते हैं क्या है, नियम। नियम क्या हो जाएगा, एकदम आसान है, आपको नियम क्या है, आसान। एगो द्विघात समीकरण को तोड़ने के लिए एगो नियम बताया जाता होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस मान लीजिए 4, 4 दूनी क्या, 4 दू 6, सही तो है जी। अच्छा हाँ ठीक है, 6 हो गया ना, 6 में 2 का गुणा करते हैं, चलिए छोड़िए, देखिए अब हो जाए ना, अरे अब तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो, ऐसे दिया होगा समीकरण, तो एगो नियम बताया जाता है, सर जी लोग बताते होंगे, इसका गुणा करने पर आए और जोड़ने घटाने पर यह आए, यही बताया जाता है। 4 दूनी के, अरे 4 दूनी 8 ना होता है, हाँ 4 दूनी के 16 लग रहा था हमको, 4 दूनी के 8, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यह जानते हैं क्या है, ये क्या है, एक एक समझना पड़ेगा। अगर इसके अगवा अगर कोई अंक लिख देंगे ना तो ये ऐसे नहीं टूटेगा, तब इसका इसमें गुणा करना पड़ता है, उसके बाद ये टूटता है। देख रहे हैं क्या है, उदाहरण प्रत्येक दशा में अपनी दिशा क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है, जबकि यही काम हाई तो लिख दें हम, कोनो मतलब नहीं है, उसका पेयर बने चाहे मत बने, फिर भी इस नियम से हम x का मान क्या करेंगे, लेकिन नियम क्या हो गया, सामान्य। और उदाहरण क्या होता है, दिमाग में रखिए, उदाहरण प्रत्येक दशा में क्या होता है, विशिष्ट होता है, और नियम क्या होता है, सामान्य। नहीं समझ में आ रहा है, जितने लोगों को नींद आ रही है, पहला काम उठ के जाइए, हो जाए वो पानी रखा है, धो के आइए मुंह, ठीक है, ईमानदारी चले जाइए, ठीक, इतना खराब थोड़े पढ़ा रहे हैं, बात समझ गई ना। और ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, कोनो मतलब नहीं पढ़ने का, जान लीजिए, बात समझ गई ना। अगर इस टॉपिक को आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, समझिएगा। ये लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे सुपर टेट हो चाहे सी टेट हो, एक सवाल तो फिक्स एग्जाम में आना ही आना है। और मैं आपको जो बोल दूँ ना कि फिक्स है तो आएगा ही आएगा, बात समझिए ना। कंडीशन है कि इस बात को नहीं समझेंगे, ऑप्शन में यही लिख के आएगा सामान्य से, और आपको ऊपर 2-3 तो बात लिखवाए हैं, जानते हैं क्या, सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात, और उस केस में आपको यही लगेगा सामान्य से क्या होना चाहिए, और सही मार्क क्या आएंगे, बाद में कहेंगे तू तो पढ़ोले वाला, बात समझिए ना। उल्टा होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, विशिष्ट सदैव में क्या होता है, उदाहरण, और सामान्य क्या होता है, नियम होता है।
इसी आधार पर एगो नियम लिखवा है और एगो लिखवा है आगमन से निगमन। इसको जानते हैं क्या दिया जाएगा लिख के? उदाहरण से उदाहरण की ओर आता है लिख के एग्जाम में। रीड का पेपर उठा के देख लीजिएगा, लिखा हुआ है उदाहरण से उदाहरण की तरफ कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? वह होता है आगमन से निगमन। कैसे समझेंगे? आगमन विधि पढ़े हैं, क्या होता है? उदाहरण से नियम होता है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है इतनी बात? निगमन क्या होता है? नियम से कहाँ शुरू किए थे हम और कहाँ जा रहे हैं, मतलब उदाहरण से किधर की तरफ गए। समझ में आ रही है बात? जैसे समझिएगा, उदाहरण मैंने बता दिया। उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय या पाए बौराय नर वा खाए बौराय। एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। बोलेंगे उदाहरण में क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर जी एगो शब्द दिख रहा है जो 2 बार आया है। हम बोलेंगे 2 बार का आया तो है समान, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग। परिभाषा बनाइए। हम क्या प्रस्तुत किए आपके सामने? कहिए नियम बनाइए सब लोग। यही बोलेंगे जिस पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यह क्या बता दिए हम। अब इसी नियम पर एक और उदाहरण बताइए। बात समझ गई ना? अब लड़का बताएगा कौन सा उदाहरण? काली घटा का घमंड घटा। अब बता देगा एक घटा क्या है? बादल। एक घटा क्या है? अब मान ले कोनो लोफर लड़का रहे, अब कह दिलस का कि चलाओ ना नैनो से बाढ़ रे, जान ले लो ना। कौन सा जो में 2 जान आया तब? अब मास्टर कंफ्यूज। मास्टर को बताना पड़ेगा एगो जान के कहा था, ओके कहा था, ठीक। अपनी प्रियतमा को जान कह रहा है, एगो आपन जन्मा कहा था, करे जवा। बात समझ गई ना? दिस इज कौन सा अलंकार? ठीक। एक बार अमित जी गए थे, कहाँ गए थे? अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए। आओ कह दी कि जा यहाँ से, हमारे आज के बाद मिले मत आइया। बात समझ गई ना? ये अपने दोस्त के भेजे, बलवंत नहीं आएगा, उपेंद्र के मान ले भेजे कि जाओ के मना के आव। ई गए और वहाँ से आके कह रहे हैं कि बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम गए। जा। बात समझ गई? मरहम कौन हला आया है? 2 बार से 3 बार आया है। एगो मरहम कौन है? दवाई। एगो मरहम गईला के मनावे, अमित के बजाय हुए मर के चले। बात समझ गई? दिस इज कौन सा अलंकार? समझ गया बात? ये होता है कहाँ से कहाँ तक गए? उदाहरण से उदाहरण की तरफ। ठीक। ये था आपका आगमन से कौन सी विधि? निगमन विधि। ठीक। अगला लिखिए कौन सा है? हो गया ना? फिर से बताएं। उनको भेजिए। आइए बाबू, आइए। वाह, ये लड़का शेर है। निचवा पीछा पीछा बंडे के निचवा लिखा भी है ब्रेव। ठीक। आइए, हेलो, ऊपर आइए। क्या नाम है आपका? कमेंट में आ रहे हैं? अब आ रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? अनुराग मौर्य। अनुराग मौर्य। पापा का नाम? मिस्टर पंकज मौर्य। मम्मी का नाम? मिसेज अमृता मौर्य। ये मिस्टर मिस्टर दोनों लगा रहा है लिखा। ठीक, बहुत अच्छा। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 में। 2 में पढ़ते। देखिए अभी हम जो बताए ये रटा रटा है बता रहा लिखा। दिस इज क्या है? उदाहरण। बात समझ गई ना? मौसी क्या नाम है? मौसी का आपका क्या नाम है? नहीं पता। दिस इज नहीं है, बस यही समझाना चाह रहे थे हम। बात समझ गई ना? उदाहरण ही था बच्चे को सब। मौसी का नाम मौसी है? ये नहीं है? याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। घनघोर बेइज्जती। वीडियो दिखाइएगा, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है, गुड। लाए नहीं टॉफी, अगले दिन दे देंगे, ठीक है ना? कल आइएगा, पक्का दे देंगे। थैंक यू। ठीक। ये हो जाएगा उदाहरण से किधर की तरफ? नियम। बच्चे को यह बात क्या थी? पहले से ज्ञात थी। तो ज्ञात थी तो इन्होंने बता दिया। क्या हमने जो पूछा वैसा बच्चा बता दिया है। अगर उसमें वह क्या था? रटा रटाया बात थी एकदम। अगर बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ और हमने पूछा तो क्या बच्चा बता दिया? सर हमें नहीं पता है। पता क्या हो गया? यह पहले से उसके बाद में वो जो बता रहा है बच्चा, वो क्या था एक तरीके से, और जो उसको पहले से निर्धारित हो क्या है? सामान्य है। यही होता है सामान्यतः। तो जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? विशिष्ट। और जो कुछ नया हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? वो सामान्य, वो नियम के आधार पर हो जाएगा। ठीक।
ऐसे बच्चे होने चाहिए, बुलाए तुरंत आ जाए सब। बोला बोले भाई कर। और जो आ रही थी उनका लड़का लड़कियां बढ़िया नहीं थे, मन अमन नजरियत अमन कमजोर है। हाँ वो आती थी एक ठो, क्या नाम था उनका, हाँ वो माला छोटी थी और दूसरा लड़की भी थी, ठीक है, इसीलिए देख लीजिए लड़का है हीरो, ठीक है। लड़कियां हाई स्कूल के बाद हीरोइन बनती हैं, जान लीजिएगा, और लड़का शुरू से हीरो रहता है, बात समझिए ना। इसलिए अगर आपको देखना है तो इन लोगों का हाई स्कूल का मार्कशीट देख लीजिएगा, फोटो ऊपर 2 चोटी भीतर बार अब फोटो भीतर हो, बात समझ गया ना। उन्हीं परेशान है, ठीक, ये होता है। चलिए देखिए, एक ही सवाल आएगा उसमें, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, चाहे, बस इसमें सवाल यही आइबे करेगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है या तो नहीं है, बस यही सवाल बनेगा। अगला क्या पढ़े हैं, स्थूल से, स्थूल माने क्या होता है? हाँ विकास में, यही सवाल क्या पूछेगा, विकास में। तो विकास जो होता है वह क्या रहेगा, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, सरल से जटिल हो जाएगा, विकास के परिप्रेक्ष्य में दोनों अलग अलग होता है। अगला क्या है, स्थूल माने क्या होता है, बड़ा बृहद रूप होता है, और सूक्ष्म माने क्या होता है, छोटा। पहले बच्चे को पूरा समरी बता दीजिए, कोई भी पाठ पढ़ाने या पूरा समरी बताइए, अब पूरा बताने के बाद कहिए अब हम पैराग्राफ एक एक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाना, पूरी कहानी का सारांश बता दीजिए कि इस कहानी में, इस टॉपिक में ऐसी। जैसे पहले दिन जब हम पहले डेमो लेने आते हैं, पहला डेमो लेने आते हैं, ठीक है, रोज थरिया गिलास लोटा हाँ कुल रोज गिरेला, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, तो जब हम बात कर रहे थे क्या स्थूल हमेशा बृहद, पहले पूरा सारांश बताइए। देखिए मैं जाता हूँ, पहले सिलेबस लेके आते हैं, बता देते हैं क्या क्या टॉपिक कितना कितना आएगा और कितना पढ़ना है, या क्या हमने बता दिया पूरा। अब कहेंगे एक एक पार्ट के बारे में हम प्रत्येक दिन क्या करेंगे, अध्ययन करें। किस रूप में बता दिया हमने, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला क्या है, मूर्त से, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज दिखाई दे, सामने हो, और अमूर्त माने क्या हो, जो सामने ना हो, बात समझी ना। अब कहेंगे, एक लड़का पूछ दिया सर जी तब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मूर्त और अमूर्त से क्या लेना देना है, क्या अंतर है, कोई बताएगा। अंतर है लेकिन बहुत छोटा सा है, एनीबॉडी एल्स। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अच्छी के सामने, अर्थात आंख के एकदम सामने हो, बात समझी ना। और मूर्त का मतलब काल्पनिक, जैसे यहाँ पर बैठे हो और मैं कहूँ आपके घर में एगो रूम होगा, एगो जंगला होगा, तो आप तुरंत उस जंगले को क्या करें, देखने लगे। यह जानते हैं क्या है, पता तो है लेकिन कैसा है यह, मूर्त घन कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में यहाँ पर है वो चीज। समझ आ रही है बात, नहीं ना समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके उनका हम बात करें, मान लीजिए, तो आप उनको देखिए कि नहीं देखिए, कभी नहीं देखिए, पक्का देख ले होंगी। तो अगर उनके बारे में बात करें, तुरंत उनका प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने क्या हो जाएगा, क्या हुआ ये जानते हैं, या क्या हो गया। अगर एकदम से मन में आ जाए तो क्या हो जाएगा वो, ठीक, बात समझ रही है ना। तुरंत वह चीज प्रत्यक्ष दिखे आपके सामने तो वह जानते हैं क्या होगा, और उसके बारे में ज्ञात हो, लेकिन वह चीज आपको बखूबी पता हो लेकिन आँख के सामने, तो वह क्या हो जाएगा। अब वही काम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह चीज अप्रत्यक्ष मतलब आपने देखा ही नहीं है, बात समझी ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमूर्त का मतलब हाँ वही देखे हो लेकिन क्या हो वहाँ पे सामने ना हो, और आगे भविष्य में वो सामने दिखे भी ना हो, न दिखे, उसके बारे में क्या हो। जैसे स्वर्ग, स्वर्ग देखे कोई देखा है, लेकिन स्वर्ग के बारे में इतना पता है, बहुत वहाँ पे राज होता होगा,
सुख भोगा जाता होगा। यह जानते हैं क्या है? अमूर्त है। बात समझ गई ना? जैसे अभी किसी वादियों के बारे में बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग समझिए कि स्विट्जरलैंड की वादियों में बैठे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना? तो ऐसा मैं कहूं तो यह बात आपके लिए पता है स्विट्जरलैंड में इस समय भी क्या हो रहा होगा? ठंडी हो रही पड़ रही होगी, मौसम क्या होगा? आर्द्र वाला होगा। इस बात को पता तो है, लेकिन आप वास्तव में हैं वहाँ पर, यह क्या है समझिएगा? अमूर्त हो जाता है। यही बात यहाँ पे बताई जाती है। अगला क्या है यहाँ पे? अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, यहाँ से एक के सवाल आता है कि भूगोल और इतिहास, एक सुन ला, बात समझिए भाई। फिल्म देखते हैं, फिल्म में लिखा होता है पहले ही कि इसमें सभी पात्र क्या हैं? काल्पनिक हैं। फिर भी आप देखते हैं आंखों से, वो कैसा होता है? वास्तव में वह व्यक्ति के साथ वैसा घटना होती नहीं है, वह क्या हो जाता है? अमूर्त। नहीं समझ बात? आए, अगर मैं ही राजा दशरथ का रोल करूं तो राजा दशरथ का जो रोल कर रहा हूं वह किस रूप में है? वास्तव में राजा दशरथ हूं, यह क्या है? अमूर्त। बात समझ गई? अब चलिए देखिए, अब कैसे समझाएं? यहाँ पर सभी लोग शिक्षार्थी हैं, यह बात कैसी है? मूर्त है। लेकिन आगे कहीं और पे किसी जॉब में भी हैं, आप भी किसी को पढ़ाते हैं, आप भी किसी के जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, यह बात क्या है? अमूर्त है। बात समझ गई ना? जिसके बारे में हमें कंप्लीट रूप से पता ना हुआ क्या हो जाता है? इसके बारे में पता हो लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ और पता हो, वह क्या होगा? वहाँ पे मूर्त होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, बताए तो हैं वहाँ पर, ठीक? एक तरीके से कल्पना होता है। अगला पॉइंट है अनिश्चितता से निश्चित। यहाँ से एक सवाल बनता है, भूगोल व इतिहास के विषय को पढ़ाने के लिए किस शिक्षा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? यही सवाल बनता है बस, कि भूगोल व इतिहास के टॉपिक को या विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो बताइएगा। अनिश्चितता से इतिहास के बारे में सब चीज़ें आपके लिए क्या हैं? अनिश्चित है। पूरा पाषाण काल, आदिमानव के बारे में बताएं। पहले के लोग कच्चा मांस खाते थे, पहले के लोग शिकार पत्थरों से करते थे, पहले आग नहीं थी, लोग कच्चा मांस खाते थे, आग कैसे हुई? ये सारी बातें आपके लिए क्या हैं? बताइए। अनिश्चित है। लेकिन धीरे धीरे किसकी तरफ लेके आ रहे हैं हम? अगर छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कहते हैं कि आज तुम लोग माचिस से जला लेते हो आग, पहले माचिस नहीं होती थी, पत्थरों से टकराने पर या पेड़ों के घर्षण से आग लगी थी पहले। अब लड़का कहेगा बा इतना झूठा मास्टर पढ़ावत हो, कैसे लग जाएगा आग? बात समझ गई? लकड़ी लेकर रगड़ब रात भर, तबले तगिए बुझाई, खाने में पेट में मतलब भूखिए मर जाए। लेकिन बच्चे से बताएंगे कि यह आग की आविष्कार कैसे हुआ था। जैसे बच्चे बताएंगे चलो हाथ है दोनों रगड़ो, कुछ समय तक रगड़ने के बाद अपना हाथ दोनों क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। अर्थात कहीं ना कहीं क्या निकल रहा? फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण द्वारा क्या होता है? ऊष्मा। यही काम पहले पेड़ों थे, पेड़ और आपस में पेड़ जो थे वह क्या टकरा जाते थे, और हवा बहते बहते उनमें धीरे धीरे क्या होता था? लगातार गर्मी के समय इतना घर्षण बढ़ जाता है, तो गर्मी का ताप, घर्षण से भी ताप, तुरंत क्या हो गई? आग लग गई। और आग लग गई, आग बुझाने वाला कोई नहीं था जंगलों में, और जानवर कुछ जो भागने वाले थे भाग गए, जो नहीं बस भाग सके वो क्या हो गए? उसी में झुलस के बुझा गए। बात समझ गई ना? आदिमानव खोजते खोजते पहुंच गए, देखे कि वो जब उल्टा है बुझा के। बात समझ गई ना? तुरंत उसको नोच क्या करने लगे? खाने। कितना नीक लग रहा है यार। तो अब कच्चा की बजाय क्या खाने लगे लोग? भुजा खाने लगे। अब कैसे आग आएगा? अब पत्थर वहाँ होते थे पहले, पत्थरों से पत्थर टकराए, देखे चिंगारी निकल रही है। अब इससे कहेंगे बच्चों जाना घर में, पत्थर से पत्थर क्या करना? टकराना। ऐसा होता है। ऐसे करने पे धीरे धीरे आग, बच्चा किधर से किधर चला गया? अनिश्चितता से। अगला क्या लिखा गया है? आगमन से निगमन बता चुके हैं। अगला है आपका विश्लेषण। पहले कोई पूरी बात बताइए, आप पूरी बात के बाद क्या करिए उसमें से विश्लेषण। सवाल बनता है गद्यांश के द्वारा, दिए हुए गद्यांश से उसका किसी शीर्षक लिखने के लिए कहा जाए तो किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाएगा? विश्लेषण से संश्लेषण।
गद्यांश दिया रहता है, अब बोलता है पूरे गद्यांश का अध्ययन करने के बाद बताइए कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अर्थात पहले पूरा हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही हम संश्लेषित रूप क्या करेंगे, बता पाएंगे। फिल्म बनाई जाती है कौन सी, कोई फिल्म, बात समझी ना, साजन चले ससुराल, ये फिल्म बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं उस स्टोरी पूरी उस शीर्षक पर क्या हो रही होगी, आधारित हो रही होगी, तभी तो बनाया जा रहा है। अगला क्या है, पूर्ण से सबसे पहले पूरी बात बताइए, उसके बाद क्या बताइए, पार्ट के बारे में। अगला क्या लिखा गया है, व्यवहार, पहले बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करिए। आप व्यवहार का अध्ययन जब कर लेंगे तो अपने आप जब तर्क करेंगे तो उस तर्क का क्या करेगा, आपको व्यवहार हम बता दिए कि सम संख्या बता दिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 कैसी होती हैं। अंतर भी मैंने बता दिया, 2 का अंतर है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि 2, यहाँ पर मैं लिख दिया 4, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक ऐसे लिखे हुए हैं, और आपको बताना इसमें क्या भरा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। यह 2 का पावर 1 है, या 2 का पावर 2 है, या 2 का पावर 3 है, या 2 का पावर 4 है, ऐसे भी लगा सकते हैं। और ऐसा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा करिए, 2 1 करने 2, 2 दूनी के 4, अरे सॉरी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के, यह भी पैटर्न काम कर रहा है ना। पहले आप व्यवहार, जब तक आप व्यवहार नहीं किए रहेंगे तब तक तर्क कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। यही कहलाता है मनोवैज्ञानिक क्रम से किधर की तरफ, तर्कात्मक क्रम की ओर। बात समझी ना, यह था शिक्षण सूत्र, समझी बात। घर में पढ़ लीजिएगा, एक ही सवाल आएगा आपके एग्जाम में, कौन सा, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है या तो है। बात समझी ना, कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। 9वां विश्लेषण से